नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक नई क्लास के साथ में। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इस इंडियन पॉलिटी को हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? आरएस प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अगर हमें आरएस प्री के प्रति हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें पीवाईक्यूज को सोल्व करना होगा। और इस पीवाईक्यूज के अंदर हम कौन कौन सी पीवाईक्यूज को सोल्व कर रहे हैं? जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा जो आरपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर पीसीएस एग्जाम है उस अदर पीसीएस एग्जाम के भी क्वेश्चनों को क्या किया जा रहा है? इंक्लूड किया जा रहा है। और इस पीवाईक्यूज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास किससे संबंधित रहने वाली है? संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं उन संसद के पीठासीन अधिकारी से संदर्भित रहने वाली है। अगर हम बात करें तो हमने अभी तक जो संविधान है उस संविधान का जो संस्थागत फ्रेमवर्क है, जो संविधान का संस्थागत फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और भारतीय संविधान के जो संघीय प्रोविजन है उनको सम्मिलित करते हैं, उसके अंदर हमने जो अध्ययन प्रारंभ किया था वो अध्ययन प्रारंभ किया था संसदीय व्यवस्था से संबंधित। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। उसमें हमारी जो एक क्लास है उस क्लास में हमने देखा कि संसदीय जो प्रणाली होती है उस संसदीय प्रणाली की विशेषताएं किस प्रकार की हैं। उसके बाद में हमने जाना कि राज्यसभा की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो राज्यसभा की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में हमने लोकसभा के बारे में भी उनकी जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको जानने का प्रयास किया। इसी श्रृंखला में आज की जो क्लास है वो संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के पीठासीन अधिकारी के अंदर हम किन किन को इंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या हो जाएंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो संसद के पीठासीन अधिकारी हो जाएंगे। उसके अलावा जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी क्या है? पीठासीन अधिकारी हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें राज्यसभा, उसी प्रकार से हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा के संदर्भ में अगर बात करें तो जो सभापति है वो भी क्या है? पीठासीन अधिकारी हैं। और जो उपसभापति हैं वो भी क्या है? पीठासीन अधिकारी हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, इनसे संदर्भ में अगर कोई पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको पढ़ते हैं पहले। इसमें लिखा है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष या जो स्पीकर है वो क्या होता है? वो मनोनीत किया जाता है। बी में लिखा है कि चयनित किया जाता है। सी में लिखा है कि निर्वाचित किया जाता है। और डी में लिखा है कि नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है क्या वो निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो इसको देखते हैं। अगर हमारे संविधान की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 93 है, इस आर्टिकल 93 के अंदर क्या लिखा गया है कि जैसे ही नई लोकसभा चुनकर आएगी, यानी कि जैसे ही नई लोकसभा का क्या होगा? गठन होगा, तो गठन के बाद में क्या करेंगे कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही क्या है कि अपने में से ही क्या करने वाले हैं? जितना जल्दी हो सके या जितना यथासंभव शीघ्र हो सके उतना क्या करने वाले हैं? एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे? एक सदस्य को अध्यक्ष बनाने वाले हैं और एक को क्या करेंगे? उपाध्यक्ष बनाएंगे। और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करेंगे? चयन करेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का क्या किया जाएगा? चूज किया जाएगा। क्या प्रोविजन लिखा हुआ है? आर्टिकल 93 के अंदर लिखा गया है कि जैसे ही नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा आने के बाद में जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सदस्य क्या करेंगे? अपने सदस्य में से, बाहरी सदस्य नहीं हो सकता है, अपने सदस्य में से ही क्या करने वाले हैं? एक को अध्यक्ष के रूप में और एक को उपाध्यक्ष के रूप में क्या करेंगे? चयनित करेंगे। क्या करेंगे? चयनित करेंगे, चयन करेंगे या चूज करेंगे। इसका तात्पर्य है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या जो स्पीकर होता है वो क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है, चूज किया जाता है। क्या किया जाता है? चूज किया जाता है। अगर हम इसके अलावा अगर हमारे संविधान की बात करें तो संविधान में कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके लिए ये चयनित वर्ड यूज किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष एवं जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है इनका क्या किया जाता है साथियों? इनका चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राज्यसभा,
राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका भी क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, उसका भी चूज किया जाता है। वो निर्वाचित नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, चयनित होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें विधानसभा, जो विधानसभा है उस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और जो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं ये भी क्या होंगे, चयनित होंगे। इसके अलावा जो विधान परिषद है, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद अगर उपस्थित हैं तो वहाँ पे जो सभापति होंगे, जो सभापति होंगे और जो उपसभापति होंगे उनका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, या उनको चूज किया जाएगा या उनको चयनित किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान के कौन कौन से जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनके लिए चयनित वर्ड यूज किया गया है, उनके लिए चूज वर्ड यूज किया गया है। तो ये जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है कि इनका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, इनका क्या किया जाने वाला है, चयन किया जाने वाला है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किससे संबंधित था, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित था। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा, भारत के अंदर जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, या जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो इस प्रकार के आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो मनोनीत वर्ड है, यह मनोनीत वर्ड किनके लिए यूज किया गया है। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उनके लिए जो वर्ड यूज किया गया है संविधान में वो क्या है, मनोनीत वर्ड है। इसके अलावा संविधान के कौन कौन से जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं या जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो कौन कौन से संवैधानिक जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति भी क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो उसके बाद में डी ऑप्शन में लिखा गया है कि नियुक्त किन किन को किया जाता है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि प्रधानमंत्री की, और जो सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि केंद्र के जितने भी जो मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, इनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की और जो राज्य की जो मंत्री परिषद है उनको भी क्या किया जाता है, अपॉइंटेड किया जाता है। ये अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और स्वयं जो राज्यपाल है वो राज्यपाल भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना, इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी जो शब्दावली है वो शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो चयनित किन किन के लिए है, निर्वाचित किन किन के लिए है और नियुक्त किन किन के लिए है, ये हमने इस क्वेश्चन में जानने का प्रयास किया। जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे, चयनित होंगे, या उनका क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेंगे। ऑप्शन में दे रखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर की, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, और उसी प्रकार से अगर हम बात कर ले, मान लो जो विधानसभा है उस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और जो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, और इसी प्रकार से जो विधान परिषद है, उस विधान परिषद के जो सभापति हैं और जो उपसभापति हैं, ये क्या लेते हैं, ये सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये क्या करते हैं, सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में ओम बिरला जी, तो उन्होंने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने किसकी शपथ ली, उन्होंने सांसद की शपथ ली। उन्होंने किसकी शपथ ली, सांसद की शपथ ली। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए राजस्थान की जो विधानसभा है उस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमएलए, उन्होंने
जो विधायक हैं उस विधायक पद की शपथ ली, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं ली। उसी प्रकार से जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो ये उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, वो सभापति पद की शपथ नहीं लेंगे। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो भी राज्यसभा के सदस्य की शपथ लेंगे, लेकिन वो कभी भी उपसभापति पद की शपथ नहीं लेंगे। तो ये सदस्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो जो लोकसभा है या जो विधानसभा है या जो राज्यसभा है, उनके अगर सदस्य हैं तो उन सदस्य की शपथ लेते हैं, वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो अगर हमारे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि स्पीकर, तो स्पीकर क्या करते हैं, अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, अपितु किसकी शपथ लेते हैं, वो सांसद बनने की शपथ लेते हैं। वो किसकी शपथ लेते हैं, सांसद बनने की शपथ लेते हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि बाकी सदस्य की जो शपथ हैं वो कौन कौन सी शपथ लेते हैं या कौन से शपथ नहीं लेते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, तो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 60 के अंदर, आर्टिकल 60 के अंदर, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में जो शपथ का जो प्रावधान है हमारे संविधान में ही उल्लेखित किया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की जो शपथ के बारे में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन कहाँ पे लिखे हैं, आर्टिकल 69 में लिखे हुए हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उपराष्ट्रपति जी के बारे में जो शपथ का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, इंक्लूड है। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री की शपथ से संबंधित जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 75 प्लस जो हमारी संविधान की जो तृतीय अनुसूची है या जो तीसरी अनुसूची है उसमें इसके बारे में जो शपथ है उसके संदर्भ में प्रोविजन किए गए हैं। उसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके संबंध में जो शपथ के प्रोविजन है वो आर्टिकल 124 प्लस तृतीय अनुसूची, हमारे संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वो तीसरी अनुसूची के अंदर इनके संदर्भ में जो शपथ है वो किस प्रकार की शपथ ली जाएगी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसके संदर्भ में हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उस तीसरी अनुसूची के अंदर कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। तो उन चीजों को जान लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची, आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उस 12 अनुसूचियों के अंदर नंबर 1 अनुसूची की बात की जाए तो वो संघ एवं राज्य से संबंधित है, और नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 किससे संबंधित है, वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। और अगर नंबर 3 अनुसूची की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है, शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उस तीसरी अनुसूची के अंदर निम्नलिखित में से कौन कौन से जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके बारे में शपथ का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो सदस्य हैं वो 9 पद ऐसे दिए गए हैं जिनके बारे में शपथ का उल्लेख किया गया है। और कौन कौन से पद हैं, सिंपल है, एकदम याद कर लेते हैं अभी। अगर हम बात करें संघ और राज्य, तो संघ के जो मंत्री हैं, जो संघ के मंत्री हैं, वो संघ के मंत्रियों के बारे में जो शपथ का प्रोविजन है वो प्रोविजन कहाँ पे लिखा गया है, तीसरी अनुसूची के अंदर लिखा गया है। इसी प्रकार से जो राज्य के मंत्री हैं वो राज्य के मंत्रियों की भी जो शपथ है उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तीसरी अनुसूची के अंदर किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें जो सांसद हैं, यानी जो राज्यसभा एवं लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं वो भी, उनकी शपथ का उल्लेख भी कहाँ पे किया गया है, तीसरी अनुसूची के अंदर उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं, विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं, यानी कि अगर विधानसभा और विधान परिषद के जितने भी सदस्य जो जीत कर आए हैं वो उनकी शपथ का उल्लेख कहाँ पे है, तृतीय अनुसूची के अंदर है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो सांसद के जो अभ्यर्थी हैं कि निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, उनका भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसका तात्पर्य है सांसद के निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई भी सदस्य क्या बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, तो सांसद बनने से पहले जब वो क्या करेगा, अपना जो निर्वाचन पत्र है वो निर्वाचन पत्र दाखिल करेगा, तो वो उस तीसरी अनुसूची के अंदर जो शपथ लिखी गई है उस शपथ को क्या करेगा, जिला कलेक्टर के सामने पढ़ेगा।
और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो विधानमंडल के अगर कोई भी सदस्य बनना चाहता है तो उससे पहले जो निर्वाचन का जो अभ्यर्थी होता है उसको भी तीसरी अनुसूची के अंदर जो उल्लेखित शपथ है वो शपथ लेनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो शपथ है उन शपथ का उल्लेख भी कहाँ पे किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों की शपथ का जो प्रोविज़न है वो शपथ का प्रोविज़न भी कहाँ पे किया गया है, वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। और लास्ट है कि यानी कि जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो हमारे नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक हैं उनकी भी जो शपथ का प्रोविज़न है वो कहाँ पे किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि तीसरी अनुसूची के अंदर ये 9 पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन किसका उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के इस बारे में जो शपथ का प्रोविज़न वो तो कहाँ पे है, हमारे संविधान के अंदर ही लिख दिया गया है, आर्टिकल 60 के अंदर लिख दिया गया है कि उनके द्वारा कौन सी शपथ ली जाएगी। और उपराष्ट्रपति भी तीसरी अनुसूची के अंदर उल्लेखित नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो शपथ है वो शपथ का उल्लेख कहाँ पे कर दिया गया है, हमारे संविधान में भी कर दिया गया है। संविधान में कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 69 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये हमने देखा कि हमारे जो संविधान के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो कौन कौन सी शपथ लेते हैं और उन शपथ का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न कहाँ पे किया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन तो ये था कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो स्पीकर नहीं लेता है, वाइस स्पीकर नहीं लेता है, राज्यसभा का जो उपसभापति है वो नहीं लेता है, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं लेता है, विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं लेता है, और विधान परिषद के जो सभापति हैं वो भी अपने पद की शपथ नहीं लेता है, और विधान परिषद के जो उपसभापति हैं वो भी अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है, त्याग पत्र से संबंधित है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। तो हम फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देखते हैं। तो सिंपल है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो 3 कंडीशन में रिक्त हो सकता है। वो 3 कंडीशन में रिक्त तब हो सकता है, नंबर 1 में हो सकता है कि वो अगर मान लीजिए लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, लोकसभा के सदस्य कब नहीं रहे, या तो हो सकता है कि उनकी अचानक मृत्यु हो जाए या वो किसी कारणवश से क्या कर दिया जाए, अयोग्य करार दिया जाए, उस समय में वो क्या नहीं रहेंगे, लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। नंबर 2 है कि वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और नंबर 3 है कि उनको हटाया भी जा सकता है, और हटाया कैसे जा सकता है, तत्कालीन बहुमत से। हटाया कैसे जा सकता है, तत्कालीन बहुमत से उनको हटाया भी जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे त्याग पत्र से संबंधित, हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित है, त्याग पत्र से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, वो अपना त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देने वाले हैं, उपाध्यक्ष को देने वाले हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये प्रोविजन कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 94 के अंदर। ये प्रोविजन कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 94 के अंदर लिखा है। तो क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको संबोधित करते हैं, उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। और ये भी क्वेश्चन राइज हुआ कि फिर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं अध्यक्ष को। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं अध्यक्ष को, और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। और इसके अलावा जो भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। फिर से डी ऑप्शन में लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति को। और जो राष्ट्रपति हैं वो किसको त्यागपत्र देने वाले हैं, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो केंद्र की जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये अपना त्यागपत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, ये उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, सभापति को।
राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, ये उपसभापति किसको त्याग पत्र देने वाले हैं? सभापति को देने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर हम राज्यों के संदर्भ में बात करें तो राज्यों के अंदर अगर बात करें कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे? उपाध्यक्ष को। और जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे? वो अध्यक्ष को त्याग पत्र दे देंगे। और उसी प्रकार से अगर विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के अंदर, विधान परिषद में जो अध्यक्ष हैं, जो सभापति हैं, ये सभापति अपने त्यागपत्र किसको देने वाले हैं? उपसभापति को त्यागपत्र देने वाले हैं। और उपसभापति अपने त्यागपत्र किसको देने वाले हैं? सभापति को देने वाले हैं। तो इसमें एक चीज यहां पे ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वो अपने त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता है, अपितु वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? वो त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। किसका सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, यानी कि कौन कौन से जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उस लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्या उनको उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी क्या हटाया जा सकता है? अगर हटाया जा सकता है तो किस कंडीशन में हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है? ए ऑप्शन में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री रिकमेंडेशन करे और उसके आधार पर राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। बी ऑप्शन में बोला गया है कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। सी ऑप्शन में बोला गया है कि यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले। और डी ऑप्शन में बोला गया है कि यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो इसके लोकसभा का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष को हटाने से संबंधित जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के बारे में देख लेते हैं कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। उनको हटाने के संदर्भ में क्या प्रोविजन है कि इनको हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनका चयन भी किसके अंदर से किया जाता है? लोकसभा के अंदर से किया जाता है। अर्थात जो लोकसभा का सदस्य है वही क्या बन सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। और वही क्या बन सकता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष बन सकता है। और उसके बाद में लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है कि इन लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्या किया, हटाया कैसे जा सकता है? इनको हटाया जा सकता है तत्कालीन बहुमत से। इनको हटाया जा सकता है तत्कालीन बहुमत से या प्रभावी बहुमत से, या प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी, या क्या बोल सकते हैं इसको हम? इफेक्टिव मेजोरिटी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही समझा देता हूं कि ये तत्कालीन बहुमत और प्रभावी बहुमत का क्या तात्पर्य होता है। देखो, अगर हम बात करें कि हमारी लोकसभा के अंदर कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान समय में, अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। और मान लीजिए किसी भी कारणवश क्या है कि अभी वर्तमान समय में 50 सीटें क्या है? खाली हैं। 50 सीटें खाली हैं, तो इसका तात्पर्य है कि वर्तमान समय में भरी हुई सीटें कितनी हैं? 500 सीटें हैं। तो तत्कालीन बहुमत का तात्पर्य होता है कि वर्तमान समय में जो जितने पद लोकसभा में जो भरे हुए हैं उनका बहुमत होना चाहिए, यानी कि 500 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो 500 सदस्यों का बहुमत होगा तो 500 सदस्यों का बहुमत कितना होगा? 250 प्लस 1, 250 प्लस 1 सदस्य। अगर 251 सदस्य क्या करे? पक्ष में मतदान करे, तो उसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो अध्यक्ष हैं और जो राज्यसभा के अंदर जो सभापति हैं और जो उपसभापति हैं उनको हटाने के लिए भी क्या किसकी आवश्यकता होती है? तत्कालीन बहुमत की या प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या है अभी 250। और मान लीजिए किसी भी कारणवश वर्तमान समय में सीटें रिक्त हैं, रिक्त सीटें कितनी हैं? 50 सीटें हैं। तो शेष कितनी सीटें बच गई? 200। तो बहुमत किसका होना चाहिए? इस 200 सदस्यों का। 200 सदस्यों का बहुमत का तात्पर्य है कि 101 सदस्य क्या करे? पक्ष में मतदान करे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम
हमारे जो राज्य की विधानसभा है, जो राज्य की विधानसभा है, तो राज्य की विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनको हटाने के लिए भी क्या होता है, तत्कालीन बहुमत की आवश्यकता होती है या प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विधानसभा के अंदर मान लीजिए वर्तमान समय में अध्यक्ष कुछ सदस्य हमारे राजस्थान में 200 हैं और किसी कारणवश से 20 सीटें खाली हैं, तो कितनी सीटें भरी हुई है अभी, 180 सीटें। तो अब इन 180 सीटों का बहुमत होना चाहिए। तो 180 सीटों का बहुमत कितना हो जाएगा, 90 + 1 यानी 91। तो 91 अगर सदस्य पक्ष में मतदान कर देंगे तो फिर सीपी जोशी जी को हटाया जा सकता है। तो यह तात्पर्य होता है तत्कालीन बहुमत का या प्रभावी बहुमत का। जबकि एक टर्म चलता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का क्या तात्पर्य होता है, सिंपल मेजोरिटी का तात्पर्य होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए। कि कंडीशन ये अप्लाई है कि गणपूर्ति होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए हमारे जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर कुल सदस्य संख्या कितनी है, 550 है। तो 550 की अगर गणपूर्ति की बात करें कि 55 सदस्य तो न्यूनतम होने ही चाहिए, यानी 55 + 1 यानी 56 सदस्य होने चाहिए। और किसी दिन मान लीजिए कितने सदस्य उपस्थित हैं, 100 सदस्य हैं। तो साधारण बहुमत में अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करना है तो 100 का बहुमत होना चाहिए। 100 का बहुमत का तात्पर्य है कि अगर 51 सदस्य अगर पक्ष में मतदान कर दे तो उस कंडीशन में वो बहुमत होता है साधारण बहुमत। तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि साधारण बहुमत का क्या तात्पर्य है। लेकिन यहां पे अगर इनको हटाना है तो इनका हटाने के लिए, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए, विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, विधानसभा के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, विधान परिषद के सभापति को हटाने के लिए, विधान परिषद के उपसभापति को हटाने के लिए कौन से बहुमत को प्रयोग में लिया जाता है, तत्कालीन बहुमत या प्रभावी बहुमत को प्रयोग में लिया जाता है। जिसका तात्पर्य क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है, तत्कालीन बहुमत या प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसका तात्पर्य हुआ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। उनको केवल कौन हटा सकते हैं, लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखा है कि अगर इन लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो आपको क्या देना होगा, 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी। अगर इनको हटाना है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। और सूचना में क्या होगा, 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। 50 सदस्यों का अगर आपको लोकसभा को अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव में कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और जैसे ही 50 सदस्यों का समर्थन होगा उसके बाद में क्या होगा, संसद की लोकसभा की प्रक्रिया चलेगी और प्रक्रिया में कौन सा बहुमत होना चाहिए, तत्कालीन बहुमत होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष को या जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के दौरान ये क्या नहीं करेंगे, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य है कि जो लोकसभा अध्यक्ष की जो चेयर है उस पर ये नहीं बैठ सकते हैं। ये लोकसभा के अंदर उपस्थित जरूर हो सकते हैं और उपस्थित होने पर ये एक साधारण सदस्य की हैसियत से उपस्थित होंगे। इसका तात्पर्य है कि साधारण सदस्य की भांति ये बोल सकते हैं और साधारण सदस्य की भांति ये अपना पक्ष भी रख सकते हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है तो उसके संदर्भ में जो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसको हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। केवल यही है कि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। और प्रस्ताव कैसे पारित करेंगे, वो तत्कालीन बहुमत होगा, वो प्रभावी बहुमत होगा, वो इफेक्टिव मेजोरिटी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनका कोई तात्पर्य नहीं होगा। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए राज्यसभा की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए राज्यसभा की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उसी से संदर्भित फिर से क्वेश्चन है कि वह राष्ट्रपति के
वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी मैंने बताया कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद तब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा जो वर्तमान जो लोकसभा चल रही है और उसका जो जीवन काल है तब तक लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका पद बना रहेगा। 3 ही कंडीशन में खाली हो सकता है, या तो क्या हो जाए, उनका पद रिक्त हो जाए, या वो अपना त्याग पत्र दे दे, या क्या कर दे, लोकसभा उनको अध्यक्ष पद से हटा दे तत्कालीन बहुमत से या प्रभावी बहुमत से। तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत से संदर्भित कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। ये आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद में 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 93 के अंदर ये लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चयन है अपने सदस्यों में से ही किया जाएगा, अपने सदस्यों में से ही किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस समय किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है या जिस समय किसी सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, उस समय उनको क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो 6 माह बाद में जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन किसके लिए है, ये मंत्रियों के लिए। ये प्रोविजन किसके लिए है कि मंत्रियों के लिए है कि किसी भी मंत्री को अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी उनको क्या बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मंत्री बना दिया तो उसको 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, 6 माह के भीतर उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये भी क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 भी गलत, स्टेटमेंट 2 भी गलत। उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं कि यदि वो त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। अभी मैंने बताया कि अध्यक्ष किनको त्याग पत्र देते हैं, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष किनको त्याग पत्र देते हैं, अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। कास्टिंग वोट या निर्णायक मत, कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पास की क्या भूमिका होती है, क्या कार्य करते हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्या होता है कि उनकी भूमिका होती है सदन के अंदर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। स्वतंत्र होने का तात्पर्य है कि वो किसी के दबाव में नहीं होते हैं, किसी के दबाव में नहीं होते हैं। तो किसके दबाव में नहीं होते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं होते हैं या किसी विचारधारा के दबाव में नहीं होते हैं। वो पक्ष एवं विपक्ष के दबाव में नहीं होते हैं। निष्पक्ष का तात्पर्य है कि वो किसी की तरफ झुके हुए नहीं होते हैं, ना तो वो जो सत्ताधारी पार्टी हैं उन सत्ताधारी पार्टी की तरफ झुके होंगे, ना ही विपक्ष की तरफ झुके होंगे, अपितु किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, निष्पक्षता की भावना से कार्य करेंगे। अगर हमें लोकसभा के अध्यक्ष को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष की भूमिका में कार्य करवाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो कोई भी अगर मान लीजिए प्रस्ताव आए सदन के अंदर, कोई भी प्रस्ताव आए या कोई भी बिल आए, कोई भी संकल्प आए, तो उस कंडीशन में वो प्रारंभिक स्थिति के अंदर उस पर मतदान नहीं कर सकते हैं। अर्थात जैसे ही कोई प्रस्ताव आया, जैसे ही कोई बिल आया, तो प्रारंभिक स्टेज में वो नहीं बता सकते हैं कि मैं किसी के पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं। लेकिन एक कंडीशन में उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन लोकसभा के अध्यक्ष को एक कंडीशन के अंदर क्या दिया गया है, वोटिंग राइट्स दिया गया है, मतदान अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। वो वोटिंग राइट्स अपना प्रयोग कब कर सकते हैं, जब क्या हो साथियों, पक्ष एवं विपक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब क्या हो, पक्ष एवं विपक्ष बराबर हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रस्ताव है वो क्या हो जाए, टाई की सिचुएशन में पहुंच जाए, या जो बिल है वो किसकी सिचुएशन में पहुंच जाए, टाई की सिचुएशन में पहुंच जाए। कैसे कि मान लीजिए लोकसभा के अंदर कार्रवाई चल रही थी और 400 सदस्य उपस्थित हैं और कोई बिल आया और उस बिल के ऊपर मान लीजिए 200 सदस्यों ने क्या कर दिया, पक्ष में मतदान कर दिया और 200 सदस्यों ने क्या कर दिया, विपक्ष में मतदान कर दिया। अब ये टाई की सिचुएशन है कि इसका तात्पर्य है कि ये ना तो पारित हो रहा है और ना ही खारिज हो रहा है। उस कंडीशन में जो लोकसभा अध्यक्ष ऊपर बैठे हुए हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, या तो पक्ष में और या विपक्ष में किधर भी मतदान कर सकते हैं। अगर पक्ष में मतदान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, और अगर विपक्ष में मतदान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि
लोकसभा के अंदर बात कर ले या राज्यसभा के अंदर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उन पीठासीन अधिकारी को निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार का प्रयोग कब कर सकते हैं? जब कास्टिंग वोट की सिचुएशन आ जाए या जब निर्णायक मत की सिचुएशन आ जाए, उस समय ये अपने वोट का प्रयोग करते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है कि वर्तमान सरकार को बचाने हेतु ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है, संविधान में संशोधन के मामले में ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं, आपातकाल के मामले में ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। जब वोट क्या हो जाए, बराबर होने के नाते या टाई हो जाए, यानी कि पक्ष एवं विपक्ष के अंदर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ने कभी भी अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कि लोकसभा अध्यक्ष है और उस अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन है सत्य है। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर 1 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि सदन में व्यवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया को विनियमित करना, यानी रेगुलेट करना, अध्यक्ष का आचरण किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। ये ऑप्शन में ये बोला गया है। इसको समझ लेते हैं पहले। अब देखो, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या सदन अगर मान लीजिए लोकसभा की बात कर ली जाए या राज्यसभा की बात कर ली जाए, उनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो उस सीट पे बैठे होते हैं, अध्यक्ष की सीट पे या जो सभापति की सीट पर जो बैठे होते हैं, उनके द्वारा 2 प्रकार की कार्रवाई की जाती है। एक तो वो क्या क्या कार्रवाई करते हैं? सदन के संचालन से संबंधित या कार्रवाई या सदन की कार्रवाई से संबंधित कार्य करते हैं। और वो एक प्रकार का कार्य और भी करते हैं, उस कार्य का नाम है अर्धन्यायी कार्य। किस प्रकार का कार्य करते हैं? अर्धन्यायी कार्य करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि जब लोकसभा का अध्यक्ष क्या करते हैं, सदन के संचालन से संबंधित या सदन की कार्रवाई से संबंधित गतिविधियां करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ऐसे जो अगर कार्य किए जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो उन कार्यों में ऐसे लोकसभा के द्वारा जो अध्यक्ष के जो द्वारा कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनको क्या नहीं दी जा सकती है? चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका तात्पर्य है कि इसके संदर्भ में अगर अध्यक्ष ने किसी भी प्रकार के कार्य किए हैं तो उसकी क्या नहीं की जा सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहां पे लिखा गया है? ऐसा लिखा गया है हमारे संविधान के जो आर्टिकल 122 यानी कि आर्टिकल 122 के अंदर ये लिखा गया है कि संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की सदन की कार्रवाई से संबंधित या सदन के संचालन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो उस कार्य को क्या नहीं किया जाएगा? किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी या न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में क्या किया गया है साथियों? शक्तियों के पृथक्करण को सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्तियों के पृथक्करण को सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य है विधायिका एवं न्यायपालिका। विधायिका एवं न्यायपालिका क्या करेगी? अपनी भूमिकाओं का अलग अलग निर्वाह करेगी। ये इसमें किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेंगे और ये इसमें किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है और क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि सदन में जो व्यवस्था बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसको विनियमित करने में अध्यक्ष का आचरण किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा, यानी कि न्यायालय के अंदर उस पर चर्चा नहीं की जाएगी, परिचर्चा नहीं की जाएगी और उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। लेकिन जो संसद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा अर्धन्यायी कार्य भी किए जाते हैं। अर्धन्यायी कार्य क्या होते हैं? पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अर्धन्यायी क्या है। कि ये न्याय का कार्य है। ये किसका कार्य है? न्याय का तात्पर्य है कि कोई न्याय का कार्य है, लेकिन अर्ध का तात्पर्य ये हुआ कि ये न्याय का कार्य न्यायाधीशों द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब न्याय का कार्य विधायिका के किसी सदस्य के द्वारा या कार्यपालिका के किसी सदस्य के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अर्धन्यायिक। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धन्यायिक। तो यहाँ पे अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष किसका पार्ट है? विधायिका का पार्ट है। अगर राज्यसभा के सभापति की बात करें तो वो भी किसका पार्ट है? विधायिका का पार्ट है। तो वो किस प्रकार का कार्य करे? अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक कार्य कैसे है कि अगर मान लीजिए दल बदल, हमारे संविधान की जो 10वीं अनुसूची है और 10वीं अनुसूची के अंदर जो दल बदल विरोधी कानून है और दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता का निर्धारण है,
दल के आधार पर जो अयोग्यता का निर्धारण है, ये अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि लोकसभा के अंदर अगर दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्धारण करना है तो ये अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा में अगर इसका निर्धारण करना है तो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके द्वारा किया जाएगा। अगर विधानसभा में अगर दल बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्धारण करना है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पे ये जो कार्य कर रहे हैं, ये जो सांसदों की क्या कर रहे हैं? सांसदों को अयोग्य ठहरा रहे हैं। तो ये कार्य किस प्रकार का है? अर्धन्यायिक कार्य है। ये कार्य किस प्रकार का है? अर्धन्यायिक कार्य है। ये कार्य सदन की संचालन एवं कार्रवाई से संबंधित नहीं है। तो न्यायपालिका ने क्या बोला है कि यहां पे तो हम किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जब सदन के पीठासीन अधिकारी अर्धन्यायिक भूमिका में का निर्वाह करेंगे उस समय हम क्या कर सकते हैं? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उस समय न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके संदर्भ में न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण फैसला आया वो है कियोतो होलो हानवाद में। तो कियोतो होलो हानवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब दल बदल के रूप में अगर किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा रहा है तो वहां पे जो संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अर्धन्यायिक कार्य कर रहे हैं, और क्योंकि वहां पे जो अर्धन्यायिक कार्य कर रहे हैं इसीलिए उनकी क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, उसकी हम क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि अपने सदन की अध्यक्षता करने के अलावा भी अध्यक्ष के पास कतिपय शक्तियां होती हैं, जैसे किसी सदन के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो जॉइंट सेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करना। आप सभी को ये पता ही होगा कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक को क्या कर सकते हैं? आयोजित कर सकते हैं या बुला सकते हैं। जब संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? उसकी अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पे ये बोला गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि जिस दौरान उसके पद से हटाने हेतु संकल्प विचाराधीन है, कि जिस समय लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो संकल्प है वो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर विचाराधीन है, उस समय अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा, अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि जिस समय अगर संसद के जो पीठासीन अधिकारी है उनको हटाने से संदर्भ में अगर कोई संकल्प चल रहा है, संकल्प विचाराधीन है, उस समय वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे। उस समय वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे, और स्टेटमेंट में बोला गया है कि वो भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो तीसरा क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल क्या है? 1 और 2 सही है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है किंतु उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। बोलने का अधिकार होगा, इनमें बोला है कि नहीं होगा, बोल सकते हैं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहते हैं कि बिना सुनवाई के हम क्या नहीं कर सकते हैं? कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष भी क्या कर सकते हैं? अपना पक्ष रख सकते हैं। कोई मतदान का अधिकार नहीं होगा, उनको कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं होगा, निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो एक सामान्य सदस्य की भांति, एक सामान्य सांसद की भांति क्या कर सकते हैं? अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम दृष्टिया अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। निर्णायक मत का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका का निर्वाह भी नहीं करते हैं जब संकल्प क्या हो? उनको हटाने से संदर्भ विचाराधीन हो। तो ये हमने क्वेश्चन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं साथियों कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उस लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? सदन के संचालन,
सदन के संचालन या कार्रवाई की जो समस्त गतिविधियां होती हैं वो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब लोकसभा अध्यक्ष उन गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए किसका गठन किया गया है? लोकसभा के अंदर सचिवालय का गठन किया गया है। और इस लोकसभा सचिवालय के अंदर क्या कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? लोकसभा के अंदर, लोकसभा का जो सचिवालय है उसके अंदर सचिव के रूप में, उसके लोकसभा सचिवालय का जो सचिव है उसके रूप में किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, या किसी सदस्य का क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। और ये सचिव क्या करने वाला है? ये जो महासचिव है, ये महासचिव क्या करने वाले हैं? ये लोकसभा के जो महासचिव है वो क्या करेंगे? लोकसभा से संबंधित जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उन प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? वो जो लोकसभा के जो महासचिव है उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल जो 98 है, उस आर्टिकल 98 में ये लिखा गया है कि लोकसभा के लिए हम अलग सचिवालय का निर्माण करेंगे और राज्यसभा के लिए हम अलग से सचिवालय का निर्माण करेंगे। तो लोकसभा सचिवालय किसके अंडर में आएगा? लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में आएगा। और राज्यसभा का जो सचिवालय है वो राज्यसभा के सभापति के अंडर में आएगा। और उनके अंदर भी हम प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए किसकी नियुक्ति करेंगे? महासचिव की नियुक्ति करेंगे। तो लोकसभा के अंदर जो होंगे वो लोकसभा के महासचिव हो जाएंगे, और राज्यसभा के अंदर जो होंगे वो राज्यसभा के महासचिव हो जाएंगे। तो हमारा जो अगर क्वेश्चन देखे जाए तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि लोकसभा का सचिवालय जो प्रत्यक्ष रूप से किसके कंट्रोल में होता है? ये भारत गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं होता है, संसदीय कार्य मंत्रालय के अंडर में भी नहीं होता है, भारत के राष्ट्रपति के अंडर में भी नहीं होता है। किसके अंडर में होता है? किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में ये कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किससे संदर्भित है कि यदि उपाध्यक्ष, अब इतनी देर हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे वो लोकसभा अध्यक्ष से संदर्भित थे, अब अगला क्वेश्चन है हमारा लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है। वो अधिकार कौन सा प्राप्त होता है? अब देखो, संविधान में ये प्रोविजन लिखा हुआ है कि जब लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा का उपाध्यक्ष किसके रूप में कार्य करेगा? अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो उसको वह सभी शक्तियां प्राप्त होगी, वो सभी भूमिकाएं प्राप्त होगी, वो समस्त विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो किसको प्राप्त हो रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। जो किसको प्राप्त हो रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। तो जिस समय जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनेगा तो उस समय उसको जो निर्णायक मत है या कास्टिंग वोट है, उस कास्टिंग वोट का प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। तो अब देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि जब उपाध्यक्ष किसकी भांति कार्य करता है? अध्यक्ष की भांति कार्य करता है, तो उसके पास में जो भूमिकाएं होगी या जो शक्तियां होगी, जो विशेषाधिकार होंगे वही होंगे जो अध्यक्ष के पास है। तो अध्यक्ष के संदर्भ में क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लोकसभा के विचार विमर्श करने में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के विचार विमर्श में तो वो सामान्य स्थिति में ही भाग ले सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक अधिकार, ये तो सामान्य सभी सदस्यों को अधिकार होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या अधिकार होगा उसके संदर्भ में बात करना है कि सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी भी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। अगर वो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और उपाध्यक्ष के रूप में अगर कोई भी प्रस्ताव, उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और उस समय अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो प्रथम दृष्टया वो उस पर मतदान नहीं कर सकते हैं। केवल किस कंडीशन में मतदान कर सकते हैं? जब टाई की सिचुएशन आ जाए, जब पक्ष और विपक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मत बराबरी की अवस्था में वो क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। जब टाई की सिचुएशन आए तो उस समय जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भूमिका के रूप में कार्य कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। अब देखो, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? नंबर 1 सिचुएशन में सबसे पहले है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या की जाएगी? अध्यक्षता की जाएगी संयुक्त बैठक की। और अगर मान लीजिए अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उन उपाध्यक्ष के द्वारा क्या की जाएगी? उस उपाध्यक्ष के द्वारा जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता की जाएगी। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उस कंडीशन में किसके द्वारा की जाएगी? जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उसके द्वारा क्या की जाएगी? उस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभापति कभी भी क्या नहीं करते हैं? जो संयुक्त बैठक है उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो सीक्वेंस में सबसे पहले अध्यक्ष, उसके बाद में उपाध्यक्ष, उसके बाद में उपसभापति। तो यहाँ पे बोला गया है कि
कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार उपाध्यक्ष नहीं रखता है, गलत है, रखता है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सी सही स्टेटमेंट हो गया, जिसमें है कि मत बराबरी की अवस्था में वो क्या कर सकते हैं? अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किससे संबंधित है? प्रोटेम स्पीकर से संबंधित है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? अब देखो, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको शपथ कौन दिलाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? अब देखो, जैसे ही नई लोकसभा आती है, जैसे ही क्या आती है? नई लोकसभा। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। और जैसे ही 17वीं लोकसभा का अंत होगा और कौन सी फिर से क्या होंगे? चुनाव होंगे। और चुनाव होने के बाद में जो नई लोकसभा आएगी वो नई लोकसभा कौन सी होगी? 18वीं लोकसभा होगी। तो जैसे ही नई 18वीं लोकसभा आएगी तो क्या किया जाएगा? जो नई लोकसभा आई है उसमें जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, नई लोकसभा के जो सांसद हैं, और उन सांसदों में भी जो सबसे वरिष्ठतम या जो सबसे ज्यादा सीनियर सदस्य हैं एज के मामले में, उनको क्या किया जाएगा? उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयन किया जाएगा। किनको चयन किया जाएगा? उन सांसद को किया जाएगा जो क्या है? वरिष्ठतम सदस्य हैं। जो क्या है? वरिष्ठतम सदस्य, यानी कि जो नए सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं उन सदस्यों में अगर जो सबसे ज्यादा जो सीनियर है, जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, उन वरिष्ठतम सदस्य को क्या किया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। और ये नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को ऐसा नहीं है, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को ऐसा भी नहीं है। नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, जो नई लोकसभा आई हैं या नई जो लोकसभा का जो गठन हुआ है उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उनमें से एक को क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाई जाएगी वो शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है या प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करते हैं? अगर हम बात करें तो प्रोटेम स्पीकर के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। प्रोटेम स्पीकर के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? कि हमारे संसदीय प्रक्रिया के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों हुई? तो जैसे ही नई लोकसभा चुनकर आती है तो नई लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तो उन सदस्यों को पहले तो प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो जो नई लोकसभा के जो सदस्य आए हैं उन सभी सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। जैसे ही नई लोकसभा के सभी सदस्यों को क्या दी जाती है? शपथ दिला दी जाती है। वैसे ही क्या किया जाएगा कि अब हम क्या करते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्य में से ही क्या करते हैं? एक अध्यक्ष का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? तो अध्यक्ष के जो चयन की प्रक्रिया है उस अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया का संपन्न भी किसके द्वारा करवाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर मुख्य रूप से 2 कार्य करता है। जो नए सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो नए सदस्य आते हैं उन नए सदस्यों को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में जैसे ही सदस्यों के शपथ की जो गतिविधि कंप्लीट होती है उसके बाद में क्या किया जाता है? उसके बाद में जो अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष पद का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है लोकसभा के सदस्यों में से ही। अब देखो, और जैसे ही ये 2 कार्य कंप्लीट होंगे यानी अध्यक्ष का पद क्या कर लिया जाएगा? चयनित कर लिया जाएगा। वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है इस पर स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ऐसा तो नहीं है। सदस्यों को शपथ दिलाना। 2 मुख्य रूप से कार्य करते हैं। 2 मुख्य रूप से कौन से कार्य करते हैं? एक तो सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष के पद का चयन करने की जो कार्रवाई है उसको संपन्न करवाना। उसके बाद में जब ट्रांसफर के रूप में स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर का चुनाव संभावना नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र का चयन करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। केवल 2 कार्य करवाए जाते हैं, शपथ का और अध्यक्ष का चयन का कार्य करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल समतंत्र पार्टी था। यानी कि आपको फैक्ट पूछा गया है कि पहली जो लोकसभा बनी थी उस पहली लोकसभा के अंदर जो विपक्ष के रूप में अगर जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था उसके अंदर कौन सी पार्टी थी। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया है कि लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष है उसको सर्वप्रथम 1969 के में मान्यता दी गई। सी स्टेटमेंट क्या बोला गया है, 3 नंबर में क्या बोला गया है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य, न्यूनतम कितने सदस्य, 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सीधा स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी भी लोकसभा के अंदर क्या करना है, नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता बनना है। क्या बनना है, विपक्ष का नेता बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो हमारी संसदीय प्रक्रिया है उस संसदीय प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि अगर नेता प्रतिपक्ष बनना है या विपक्ष का नेता बनना है, अगर विपक्ष का नेता बनना है तो विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या होना चाहिए, या यदि किसी पार्टी को विपक्ष की पार्टी बनना है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो उसके पास में क्या होनी चाहिए, लोकसभा की जो कुल सीटें हैं, लोकसभा की जो कुल सीटों का क्या होना चाहिए, 10%, कुल सीटों का क्या होना चाहिए, 10% सीटें उसके पास होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर अगर हम बात करें वर्तमान समय में सीटें कितनी है, 550, वर्तमान समय में सीटें कितनी है, 550, तो उसके अगर हम 10% निकालेंगे तो कितनी सीटें हो जाएगी, 55 सीटें, कितनी सीटें हो जाएंगी। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी भी पार्टी के पास न्यूनतम 55 सीटें हैं, न्यूनतम कितनी सीटें हैं, 55 सीटें हैं, तो वो क्या हो जाएगी साथियों, विपक्ष की पार्टी बन जाएगी और उस पार्टी में से कोई एक व्यक्ति क्या बन सकता है, विपक्ष का नेता बन सकता है। लेकिन ऑप्शन में क्या बोला गया है कि न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, 75 यानी 75 सदस्य होने चाहिए। ऐसा नहीं है, न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, 55 सदस्य होने चाहिए। न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए, 55 सदस्य होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है, और यही हमें पूछा गया है कि सही बताओ। तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि तीसरा गलत है। डी की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा बी, केवल एक इंफॉर्मेशन की सहायता से। लेकिन फिर भी हम जो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर जो बातें लिखी हैं उसको भी देख लेते हैं। पहली लोकसभा में जो विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था वो स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, अपितु जो पहली लोकसभा के अंदर जो सबसे बड़ा विपक्ष का दल था वो था साथियों सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। इसकी अगर हम बात करें तो पहली लोकसभा के अंदर जो चुनाव हुए थे 489 सदस्य कुल जीत के आते हैं, उसमें से 364 सदस्य तो किसके पास में थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में थे। 364 सदस्य किसके पास में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में थे। अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो वो थी साथियों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कितनी सीटें जीत कर आती हैं, 16 सीटें जीत के आती हैं। जो सीपीआई पार्टी है वो अपनी साम्यवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो स्वतंत्र पार्टी है वो स्वतंत्र पार्टी कौन सी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है, ये उदारवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती हैं, ये पूंजीवादी विचारधारा को आगे लेके बढ़ती हैं, ये बाजारवाद की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती हैं। और स्वतंत्र पार्टी का जो नेतृत्व करता थे वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और ये जो नेहरू जी की जो समाजवाद की नीति है उस समाजवाद की नीति का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे जो स्वतंत्र पार्टी के जो लीडर है। तो ये तो हमने देख लिया कि पहला गलत हो गया, क्योंकि यदि पहली लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल की बात की जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन था, सीपीआई था। उसके बाद में नंबर 2 जो कि क्या है, हमारा सही आंसर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता सर्वप्रथम 1969 के अंदर मान्यता दी गई। इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें भारत की जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, जो भारतीय राजनीति की जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है उसकी अगर हम बात करें तो 1952 से 1972 तक केंद्र में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी का क्या था, डोमिनेंस था, या भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था थी साथियों, कांग्रेस व्यवस्था थी।
कौन सी व्यवस्था थी? कांग्रेस व्यवस्था थी। लेकिन फिर 1969 के अंदर ऐसा क्या हो गया कि विपक्ष का नेता बनाना पड़ा? ऐसा इसलिए हुआ कि 1969 में जब क्या होता है साथियों, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। एक बनती है कांग्रेस पार्टी ओ, एक बनती है कांग्रेस पार्टी ओ बनती है, और एक कांग्रेस पार्टी आर बनती है। इसके अंदर जो मुख्य नेता होते हैं वो युवा नेता होते हैं, और इंदिरा गांधी इन्हीं का क्या कर रही थी? लीड कर रही थी। और जो ओ है, जो ओल्ड एज वाले जो नेता हैं, जो वरिष्ठ जो नेता है, वो वरिष्ठ नेता इसके अंदर आ जाते हैं। और ओल्ड एज वाले नेता कितने बन जाते हैं? 60 नेता एक तरफ आ जाते हैं और बाकी के नेता एक तरफ आ जाते हैं। तो उस समय जो सुबंग सिंह थे, राम सुबंग सिंह, उन सुबंग सिंह को क्या बनाया जाता है? विपक्ष का नेता बनाया जाता है। 1969 में क्या किया जाता है? जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विभाजन हुआ, उस कांग्रेस ओ के जो वरिष्ठ सदस्य थे सुबंग सिंह, उनको क्या बनाया जाता है? विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। विपक्ष के नेता के रूप में कब मान्यता प्रदान की जाती है? 1969 के अंदर की जाती है। ये मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में 1977 के अंदर क्या करती है हमारी संसद? एक कानून बनाती है, एक विधि बनाती है, और उस विधि की सहायता से जो संसद के जो विपक्ष के नेता है, उस विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा, यानी कि जो स्टैच्यूटरी मान्यता दे दी जाती है, वैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये वैधानिक दर्जा कब दिया जाता है? 1977 में दिया जाता है। और इसमें ये लिखा जाता है कि जो विपक्ष के नेता का जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? विपक्ष के जो नेता हैं उनका जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। कैबिनेट मंत्री के बराबर होने का तात्पर्य ये हुआ कि विपक्ष के नेता को वही वेतन एवं भत्ते मिलेंगे जो किसको मिल रहे हैं? एक कैबिनेट मंत्री को मिल रहे हैं। तो ये हमने जाना कि विपक्ष के नेता के रूप में कब क्या चीजें की गई। 1969 में इसको मान्यता दी गई, लेकिन 1977 में इनको क्या दी गई? वैधानिक दर्जा दिया गया। और किसके बराबर माना गया? कैबिनेट मंत्री के बराबर माना गया। लेकिन अगर हम बात करें 16वीं लोकसभा की और 17वीं लोकसभा की, तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था के लिए एक चुनौती ये उत्पन्न हो रही है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी जो सेकंड पार्टी है, उसको कितनी सीटें नहीं मिल पा रही है? 55 सीटें नहीं मिल पा रही हैं। और क्योंकि जब 55 सीटें नहीं मिल पा रही हैं, तो 16वीं लोकसभा के अंदर और 7वीं लोकसभा के अंदर किसी भी पार्टी को क्या नहीं दिया गया है? विपक्ष की पार्टी के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई है। किसी भी पार्टी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई है। ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए क्या है साथियों? चुनौती है। तो ये हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने देख लिया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 1969 के अंदर क्या हो गया था? कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विभाजन हो गया, उसके बाद में क्या किया गया? जो विपक्ष के नेता है उसको क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यह क्या है कि वीपीएस जो सचेतक है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको विचार करना है कि प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो क्या करती हैं? संसद में अपना व्हीप होता है। यानी कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी क्या करती है? अपने पार्टी के अंदर दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, या जो सांसद होते हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या करती है? एक व्हीप या सचेतक की नियुक्ति करती है। तो ऐसा चाहे वो राजनीतिक दल सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हर पार्टी का क्या होता है? एक व्हीप या सचेतक होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद में व्हीप या सचेतक का पद संविधान में वर्णित नहीं है, अपितु संसद के नियमों एवं संसदीय संविधि से संचालित होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्हीप या जो सचेतक का पद है उसका उल्लेख ना तो संविधान में किया गया है, ना ही संसदीय प्रक्रिया में किया गया है, और ना ही किसी संविधि यानी कि किसी भी संसदीय विधि के अंदर ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। ये केवल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां अपने नियमों के अंदर क्या करती हैं? एक व्हीप या सचेतक पद की नियुक्ति करती है, ताकि क्या कर सके? जो दल के अंदर जो अनुशासन है उस अनुशासन को बनाए रखा जा सके। तो सही स्टेटमेंट पूछा है तो सही केवल कौन सा हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है साथियों, उसको देख लेते हैं कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आया है राज्यसभा के सभापति से संदर्भ में और राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में, कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें संविधान के आर्टिकल 89 की,
आर्टिकल 89 में क्या लिखा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति क्या होंगे? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे ही ये मान लीजिए राज्यसभा है और ये राज्यसभा के अंदर क्या बनी हुई है? सभापति की चेयर बनी हुई है। जैसे ही इस चेयर पर उपराष्ट्रपति बैठेंगे तो उनका पद क्या हो जाएगा? सभापति का। किसका पद हो जाएगा? सभापति का। जैसे ही इस चेयर को छोड़ के बाहर जाएंगे तो उनका पद किस नाम से बोला जाएगा? उपराष्ट्रपति से। उनका नाम किस नाम से बोला जाएगा? उपराष्ट्रपति से। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति क्या नहीं होते हैं? राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें उपसभापति, उसके बाद में अगर हम बात करें उपसभापति, तो उपसभापति की भूमिका का निर्वाह किसके द्वारा किया जाता है? उपसभापति के संदर्भ में लिखा गया है कि राज्यसभा क्या करेगी? अपने सदस्यों में से, राज्यसभा अपने सदस्यों में से क्या करेगी? एक सदस्य को किसके रूप में चयन करेगी? एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चयनित करेगी। एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चूज करेगी। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया कि राज्यसभा का सभापति, ये राज्यसभा का सभापति क्या नहीं होता है? सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति क्या नहीं होते हैं? सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जो उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उपसभापति सदन के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदन के सदस्य होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 89 के अंदर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये साथियों हमने टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके अंदर हमने पूरी चीज़ों को एकदम एनालाइज करने का प्रयास किया। तो हम फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।